मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का 10वां पाठ पढ़ा रहे हैं और आज इसका दूसरा भाग पढ़ाएंगे। इस पाठ में अब तक आपने प्रकाश क्या होता है और प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम जान लिए और प्रतिबिंब के दो प्रकार आपने जान लिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, साथ ही साथ आपने पार्श्व परिवर्तन के बारे में जान लिया। चलिए अब आपको समझाते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है और इसके कौन कौन से उपयोग हैं। चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल, परावर्तक मतलब जिधर हम चेहरा देखते हैं अपना, ठीक है। अंदर की ओर या बाहर की ओर हो सकता है, ठीक है। अंदर की ओर भी पॉलिश हो सकती है तो हम चेहरा बाहर की तरफ देखेंगे। अगर बाहर की तरफ पॉलिश हो रही है तो चेहरा अंदर की तरफ देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर इधर पॉलिश हो रही है, ये देखिए ये इस तरह से क्या है, इधर पॉलिश हो रही है तो हम चेहरा अपना इधर देखेंगे, और अगर पॉलिश इधर हो रही हो तब हम चेहरा अपना इधर देखेंगे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है या गोले के केंद्र की तरफ होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, अगर ये गोलीय दर्पण जो होता है वो एक प्रकार से गोले का ही हिस्सा होता है। गोलीय दर्पण जो होता है वो एक प्रकार के गोले का ही हिस्सा होता है। अब देखिए ये गोला है और इसे हम यहाँ से काट दें तब क्या हो जाएगा, ये केवल इसका इतना हिस्सा ही बचेगा। इतना हिस्सा बचेगा और इस पर अगर हम बाहर की तरफ पॉलिश कर दें इधर, तब ये कौन सा दर्पण हो जाएगा। अब जब पॉलिश हमने इधर कर दी तो चेहरा किधर देखेंगे, हम इधर देखेंगे, इधर से देखेंगे चेहरा अपना, ठीक है। तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। और अगर पॉलिश हम अंदर की तरफ कर दें तब चेहरा किधर देखेंगे, हम इधर देखेंगे अपना, इधर खड़े होकर चेहरा देखेंगे, तब वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये देखिए इसमें चेहरा हम इधर देखेंगे, इसमें चेहरा हम इधर देखेंगे और इधर क्या हो रही है, इसमें पॉलिश हो रही है। तो ये उत्तल दर्पण हो गया। अब थोड़ा सा जान लीजिए इसमें प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं और कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। तो गोलीय दर्पण में कुछ चीज़ें होती हैं खास। सबसे पहले ध्रुव होता है। ध्रुव क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसलिए इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। अब आप समझ गए होंगे पी कहाँ पर है, ये पी है। तो ये एक अक्ष है और ये हमने बना दिया दर्पण। तो ये जो पॉइंट हो गया वो क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, ठीक। दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। चलिए ये बात देख लीजिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। पृष्ठ मतलब ये जो पृष्ठ पर स्थित होता है और ध्रुव को प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं।
अगला देखते हैं, मुख्य अक्ष। ये जो लाइन खींची है इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव, ठीक है, ये ध्रुव हो गया, तथा वक्रता त्रिज्या, ये क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा। तो वक्रता त्रिज्या और इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबित है। वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। देखिए ये एक गोले का ही भाग होता है। ये देखिए क्या है, पूरा गोला है, उसी का ये पार्ट होता है। ये वाला पार्ट किसका होता है, गोले का ही पार्ट होता है एक। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो जो गोले का जो केंद्र होगा, जैसे मान लीजिए ये गोला है, इसका ये केंद्र हो गया, ये इसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं उस दर्पण का। ठीक है, ये गोला हो गया और ये पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब ये वाला हिस्सा जो है, इधर का ये हिस्सा जो है दिखाया नहीं आता, ये वाला हिस्सा केवल इतना ही नज़र आएगा आपको। यहाँ तो केवल बना दिया है इस तरह से समझाने के लिए, लेकिन आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। देखिए ऊपर भी ये जो है इस तरह से आपको दिखाई देगा केवल। ठीक है, तो आपको समझना है बस कि ये हमने लाइन खींच ली, ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये हमने बना लिया वक्रता केंद्र, और ये जो बना दिया हमने, ये जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, ध्रुव हो गया। और इसके बीच में, इसके बीचों बीच, किसके बीच में, ये P और C, इसके बीच में ये जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वक्रता केंद्र समझ आ गया होगा आपको। वक्रता त्रिज्या देख लीजिए। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से निरूपित करते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को किससे निरूपित करते हैं, R से निरूपित करते हैं। देख लीजिए, ये देखिए ये एक गोला है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या हो गई। ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। ये सब क्या है, इसकी त्रिज्या है। इसे ही हम क्या कहते हैं, गोले की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और इसे देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए, ये क्या है, गोला है, ये केंद्र है, ये पोल है, ध्रुव है। तो इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसे हम किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं। ठीक है, इसे हम R से लिखते हैं। आगे देखिए द्वारक, अपर्चर, इसे क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे MN से दर्शाया जाता है। फिर से देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। इधर देखिए आप, तो ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी नज़र आ रही है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक, M और N। ये M हो गया, ये N हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, दर्पण का द्वारक हो जाएगी। बस समझते चलिए, ये आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पॉइंट हैं आपको ये वाले नोट करना चाहें कर लेना, लेकिन नोट करने की आवश्यकता नहीं है, समझना ज़रूरी है। ये मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं, या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, और दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं।
चलिए देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से सी से पी तक की दूरी क्या कहलाती है? आर कहलाती है। और इसके जो सी और पी के ठीक बीच की दूरी जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। और पी से एफ तक की दूरी, पी से एफ तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ठीक है, पी से एफ तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। इसे किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल एफ। आगे देखते हैं। छोटे द्वारक के द्वारा आप समझ गए होंगे, ये बड़ा द्वारक, ये छोटा द्वारक, ये उससे भी छोटा द्वारक, ये उससे भी छोटा द्वारक। ठीक है, तो ये यहाँ ये एम, ये एन, एम और ये एन। ठीक है, तो ये क्या होता है? द्वारक होता है। इसका द्वारक छोटा है, इसका बड़ा है, इसका और भी बड़ा है। तो छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। हम इस संबंध को r बराबर 2f से व्यक्त करते हैं। r बराबर 2f। ठीक है, या इसके लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, r बराबर 2f, या f बराबर हो जाएगा r/2। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया जो कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध को दर्शाता है। और ये इस पर आधारित बहुत सारे सवाल भी करने हैं। तो ये सूत्र आप याद रखें कि r बराबर 2f। चलिए आगे देखते हैं। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। अवतल दर्पण से किस प्रकार से किरण आरेख बनता है, उसमें कौन कौन से नियम काम में आते हैं, ये देख लीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, चित्र बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये। तो अवतल दर्पण के किरण आरेख, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। उसमें कौन कौन से नियम आने वाले हैं वो देख लीजिए। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये एक नियम हो गया। ठीक है, आपके लिए अगर कोई किरण, ये देखिए क्या मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आ रही है। देखिए ये किरण आ रही है समांतर, देखिए ये वाली किरण क्या है? समांतर आ रही है, ये समांतर किरण आ रही है। तो ये जब टकराएगी इससे, तो टकराने के बाद ये देखिए दर्पण कौन सा? अवतल दर्पण है। इधर पॉलिश हो रही है तो ये अवतल दर्पण हो गया। तो जब टकराएगी तो टकराने के बाद देखिए परावर्तन के पश्चात, मतलब टकराने के बाद या परावर्तन के बाद जो है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो इसका फोकस क्या है? ये मुख्य फोकस है इसका। ठीक है, तो ये किरण जो है टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, तो अगर किरण जो है समांतर आ रही है तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाएगी। फिर से देखिए, ये देखिए हमने अलग बना लिया इसे, ये हमने F लिख दिया। तो ये टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी। समझ गए? चाहे वो फोकस कहीं पर भी स्थित हो। अगला देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, ये ठीक इसका उल्टा है। ये पहली वाली बात का क्या है? उल्टा हो गया। देखिए अब तक जो किरण आ रही थी वो इस तरह से आ रही थी, तो टकराने के बाद फोकस से जा रही थी। ये फोकस है, फोकस से जा रही थी इधर के लिए। लेकिन अब क्या होगा? अब क्या हो गया कि किरण आ रही है फोकस से। ठीक है, किरण कहाँ से होकर आ रही है? फोकस आ रही है। तो टकराने के बाद क्या होगा? ये जो मुख्य अक्ष के इसके समांतर निकल जाएगी। ये देखिए इधर, समझ गए अब आप?
ये दूसरा नियम हो गया, ठीक है। तो दो नियम, पहला नियम क्या था? पहला नियम ये था कि अगर समांतर आ रही है तो वो फोकस हो जाएगी, और दूसरा अगर फोकस आ रही है तो वो समांतर हो जाएगी, एक दूसरे को उल्टे ही हैं ये दोनों, ठीक है। तीसरा नियम देखते हैं। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, ठीक है। देखिए ये किरण आ रही है और ये उसी मार्ग पर वापस लौट रही है, ठीक है। तो ये किरण आने वाली और ये किरण जाने वाली, दोनों के मार्ग क्या हैं? एक ही हैं। दोनों के मार्ग क्या हैं? एक ही हैं। जिधर आई, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस भाग गया प्रकाश। तो ये क्या है? ये कब है? ये कंडीशन तब लागू होगी जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर आए, ठीक है। चौथा बिंदु है, अगर प्रकाश की किरण जो है कहाँ टकरा जाए? ध्रुव पर ही टकरा जाए, तब क्या होगा? तब आप जानते ही हो जितने कोण से आया है, जितने कोण से, ये आपतन कोण है, ये कौन सा है? परावर्तन कोण है, ये दोनों बराबर होते हैं, आप जानते ही हो, परावर्तन का नियम है ये। तो जितने कोण से आया उतने कोण से क्या हो जाएगा? उसका परावर्तन हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है ये। चलिए इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, तब तक आप मन लगा के अप्लाई करते रहिए।